Criminal trial, a very interesting topic, though little complicated for law students. चाहे आप यंग लॉयर हों, किसी और फील्ड में भी प्रैक्टिस कर रहे हों, knowing criminal law is always an added advantage. नमस्ते एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट उज्जवल दुबे एंड इन टुडेज लेक्चर आई विल सिंप्लीफाई क्रिमिनल ट्रायल फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड यंग लॉयर्स along with the provisions of CRPC and Supreme Court judgments. Before starting my lecture, I am very pleased to inform you that I am starting online class on CRPC Criminal Procedure Code and CPC Civil Procedure Code from 17th September Thursday 17 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूं फॉर जुडिशियरी एस्पायरेंट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स. CRPC and CPC, those who want to enroll, those who want to join can send a message, can get details by sending a message on my WhatsApp number that is mentioned in the post or description. Okay, let's start today's discussion on criminal trial. First question is, when the criminal trial actually commences? लॉ स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या जब FIR लॉन्च होने के बाद अंडर सेक्शन 154 CRPC में FIR लॉन्च होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी तो क्या क्रिमिनल ट्रायल भी स्टार्ट हो जाता है, कमेंस हो जाता है? क्या जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अंडर सेक्शन 173 CRPC चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी तो क्या क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है? क्या जब मैजिस्ट्रेट ने कॉग्नाइजेंस लिया एंड अंडर सेक्शन 190 CRPC एंड आफ्टर टेकिंग कॉग्नाइजेंस समन्ड अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 204 CRPC क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है? आंसर इज नो. क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है इन्वेस्टिगेशंस के स्टार्ट होने से, चार्जशीट के फाइल होने से, कॉग्नाइजेंस लेने से, समनिंग ऑफ अक्यूज्ड से क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है. Supreme Court answered this question in many of the cases, and I am citing one case, one Constitution Bench judgment of Hardeep Singh versus State of Punjab. In that case, Constitution Bench of Supreme Court reiterated that criminal trial starts pursuant to framing of charge in a sessions trial and upon framing of notice in a magisterial trial, summons case और as the case may be. तो इसका आंसर है कि क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट्स विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. जब चार्ज फ्रेम होगा तो क्रिमिनल ट्रायल शुरू होगा. या उन केसेस में जिनमें चार्ज फ्रेम नहीं होता है वो मैजिस्टेरियल ट्रायल है, नोटिस फ्रेम होता है, उन केसेस में अपॉन फ्रेमिंग ऑफ नोटिस. नाउ आई एम गोइंग अ लिटिल स्टेप बैकवर्ड. तो यहां पर मैं एक बात बता दूं कि ऑर्डिनरी एंड जनरली इवन इफ द केस इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भी ट्राइबल है, जैसे कि मर्डर केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, बट इन दैट केस ऑल्सो कॉग्नाइजेंस अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC इज टेकन बाय मैजिस्ट्रेट ओनली. कॉग्नाइजेंस मैजिस्ट्रेट ही लेते हैं. समनिंग ऑफ अक्यूज्ड को समन भी मैजिस्ट्रेट ही करते हैं. देयर आफ्टर अंडर सेक्शन 207 CRPC अक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं. वैसे फर्स्ट टाइम जब से FIR लॉन्च हुआ है उसके बाद से फर्स्ट टाइम अक्यूज्ड का ये राइट होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लेम कर ले. ये अलग बात है कि वो दूसरे तरीके से उसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, कहीं से FIR की कॉपी मिल जाए, चार्जशीट की कॉपी मिल जाए, लेकिन 207 CRPC की कंप्लायंस आफ्टर समनिंग ऑफ अक्यूज्ड ही होती है. और ये फर्स्ट टाइम होता है कि उसमें अक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्रोसिक्यूशन इज रिलाइंग अपॉन. अब 204 में समनिंग हो गई अक्यूज्ड की, 207 में सप्लाई कर दिया गया अक्यूज्ड को सारी कॉपी. अब 209 में क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट जो कि अब तक का प्रोसीजर अब तक जो भी प्रोसीजर हो रहा था वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रहा था. नौ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 209 CRPC कमिट द केस, कमिटल प्रोसीडिंग अब यहां पर होगी टू सेशंस कोर्ट
209 सीआरपीसी में वो हैंडओवर, कमिटल कहने का मतलब है कि हैंडओवर करना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंस, जो भी कलेक्ट हुए हैं, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, कॉग्नाइजेंस, समनिंग, जो भी है, उन सबको अब कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द कर देना, उनको हैंडओवर कर देना। दिस इज कमिटल अंडर सेक्शन 209 सीआरपीसी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायल। तो ट्रायल चार तरह के हैं। फर्स्ट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सेकेंड इज वारंट ट्रायल, थर्ड इज समन्स एंड फोर्थ समरी। तो एक एक करके आई डिस्कस इट वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा। कौन कौन से केसेस कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रायबल हैं, कौन से मैजिस्ट्रेट से हैं, इसको जानने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए आप सीआरपीसी के शेड्यूल को आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से बाय व्हाट कोर्ट, बाय विच कोर्ट इट इज ट्रायबल। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अंडर सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी, सेशंस कोर्ट takes second cognizance of offense. Now come to section 227 of CRPC, that is discharge. अब discharge क्या होता है? तो accused is entitled to ask for discharge. अब कोर्ट क्या करेगी? डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस है। डिस्चार्ज इनिशियल स्टेज पर होता है, एक्विटल आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, फाइनल आर्ग्यूमेंट, जो फाइनल जजमेंट आती है उसमें एक्विटल या कन्विक्शन होती है। एक्विटल या कन्विक्शन में आरोप तय होना या उसको मुक्त कर देना आरोप से, अक्यूज्ड को, आरोपी को। तो ये सबसे अंत में होता है। लेकिन डिस्चार्ज जो होता है ये स्टार्टिंग में ही होता है, इनिशियल स्टेज में ही होता है जो ट्रायल का। तो इसमें क्या होता है, एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज कोर्ट इज, जज इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू कंडक्ट अ रोविंग इंक्वायरी और फिशिंग इंक्वायरी। इसमें बस प्राइमा फेसाई ये देखना है कोर्ट को कि क्या डिस्चार्ज किया जा सकता है अक्यूज्ड को। अक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू आस्क फॉर डिस्चार्ज। अगर जो भी कलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, उनको देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है, इफ कोर्ट फाइंड्स दैट द सस्पिशन इज और जनरल सस्पिशन नॉट ग्रेव सस्पिशन, तो वो कोर्ट अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकती है, अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकती है। बट जो प्रैक्टिस है वो आपको मैं बता दूं कि जनरली कोर्ट डिस्चार्ज नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, जो भी अगर हीनियस क्राइम है, गंभीर अपराध हैं, तो उनमें कोर्ट का ये जनरल, वैसे ये कोई रूल नहीं है, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि जनरली कोर्ट ऐसा करती है कि लेट द ट्रायल हैपन, उसके बाद जो भी जजमेंट आएगी कन्विक्शन या एक्विटल की, वो होगी। बट अंडर सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी अक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू आस्क फॉर डिस्चार्ज। नाउ कम टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, 228 ऑफ सीआरपीसी। आई एम डिस्कसिंग एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? वो पढ़ते थे ना फिजिक्स में, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो वैसे ही यहां पर चार्ज कहने का मतलब है कि अक्यूज्ड को सारे डिटेल्स, सारे पर्टिकुलर्स बताना, एज टू द टाइम, प्लेस, सेक्शंस, ऑफेंस, सब कुछ बताना। जैसे कि तुमने मर्डर करा है, तुमने अंडर दिस सेक्शन करा है, यहां करा है, इस जगह करा है, ऐसे करा है, मतलब जो भी मैनर ऑफ ऑफेंस है, पर्टिकुलर्स हैं। सेक्शन 213, 211 से लेके 224 तक चार्ज है, चार्ज के बारे में है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। 213 सीआरपीसी ये कहती है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि अगर मैनर ऑफ ऑफेंस, कि कैसे ऑफेंस कमिट किया गया है, इसको डिटेल में बताना है या नहीं है, ये नेसेसरी है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई अक्यूज्ड है, उसने थेफ्ट करा है, उसने चोरी करी है, तो क्या चोरी, अगर उसको मैनर ऑफ ऑफेंस इन विच द ऑफेंस वॉज कमिटेड, कि कैसे उसने ऑफेंस कमिट किया है, इफ दिस इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज, तो क्या वो चार्ज डिफेक्टिव होगा? नहीं, वो चार्ज डिफेक्टिव नहीं होगा। तो सेक्शन 213 सीआरपीसी जब आप देखेंगे
तो आपको ये पता लगेगा कि किन किन केसेस में उसको सेट आउट करना मैनर ऑफ ऑफेंस जो है वो जरूरी है या नहीं है। लेकिन अगर चीटिंग का ऑफेंस है और अक्यूज्ड चीटिंग का है वो, तो उसको उस केस में ये बताना पड़ेगा, मैनर ऑफ ऑफेंस भी बताना पड़ेगा कि उसने किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, किस व्यक्ति के अगेंस्ट उसने चीटिंग का अपराध किया है। कोर्ट को ये पावर है कि वो जब ट्रायल प्रोसीडिंग्स चल रही है वो एडिशन भी कर सकती है चार्ज में, ऑल्ट्रेशन भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जजमेंट में वर्सेस तारा दत्ता, इन दैट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज रिट्रेटेड दैट इफ द चार्ज इज फ्रेम्ड फॉर मेजर ऑफेंस, अगर मान लो कि 302 के लिए चार्ज फ्रेम किया गया है, तो क्या उसको माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, बट वो कॉग्नेट होना चाहिए, तभी उसको किया जा सकता है। जैसे अगर मर्डर के लिए चार्ज किया गया है, सेक्शन 302 के लिए चार्ज किया गया है, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए भी, उसको माइनर ऑफेंस के लिए भी उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है एडिशन या ऑल्ट्रेशन हो सकती है चार्ज में। अगर कोई चार्ज, अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर डिफेक्टिव है, तो उस केस में भी अनलेस इट प्रिजुडिस द अक्यूज्ड, अनलेस उससे कोई गंभीर नुकसान अगर अक्यूज्ड को होता है, तभी, अदरवाइज डिफेक्टिव चार्ज इज नॉट फैटल। दिस इज व्हाट सेक्शन 228 सीआरपीसी और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज। नाउ लेट्स मूव टू अदर पार्ट। अगर प्लीड कर लिया गिल्टी तो कन्विक्शन हो जाएगी, इट विल रिजल्ट इन कन्विक्शन। अगर अक्यूज ने, आरोपी ने गिल्टी प्लीड नहीं करा कि मैं दोषी हूं, ऐसा प्लीड नहीं करा, और अक्यूज विल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाएगा तब तक यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इनोसेंट है, आरोपी जो है निर्दोष है। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज है 231 सीआरपीसी स्टेज। इसमें कोर्ट वुड आस्क प्रोसिक्यूशन to produce evidence which include examination in chief। तो अब यहां पर प्रोसिक्यूशन रिप्रेजेंटिंग स्टेट, जो प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो अपने सारे एविडेंस को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जो भी विटनेसेस हैं, दे विल ब्रिंग देम टू विटनेस स्टैंड, और उनकी एग्जामिनेशन चीफ होगी, एग्जामिनेशन इन चीफ। अक्यूज्ड ऑल्सो हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का भी राइट है अक्यूज्ड को। तो ये सारा हो जाने के बाद, जब ये विटनेस की एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनको हो जाने के बाद, व्हेन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंक्लूड्स, प्रोसिक्यूशन सेज आई कंक्लूड द एविडेंस, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंक्लूड हो जाता है। उसके बाद का जो स्टेज है वो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये मैं लॉ स्टूडेंट्स को, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उनको बताऊं कि ये 231 की स्टेज के बाद जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंक्लूड हो जाती है, देन कम्स सेक्शन 313 सीआरपीसी स्टेज। अब कौन सा स्टेज आ जाता है? सेक्शन 231 स्टेज के बाद जस्ट अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, जस्ट अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स, कि 193 सेकेंड कॉग्नाइजेंस, 227 डिस्चार्ज, 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, 231 प्रोसिक्यूशन एविडेंस, नाउ 313, a very important stage, that is examination of accused. Statement of accused now recorded under section 313 CRPC. Accused and defense lawyer must be mindful of this fact, must be very cautious at this stage, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है कि all those incriminating evidence जो कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट कलेक्ट किए गए हैं, वो प्लेस किए जाएंगे उसके सामने, अक्यूज्ड के सामने, इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म, और वो आंसर करने हैं अक्यूज्ड को। इवन इफ अक्यूज्ड गिव्स इनकरेक्ट आंसर, अगर अक्यूज्ड ने आंसर सही नहीं भी दिया है तो भी वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं जाता है। और यहां पर एक बात ये बता दूं मैं कि जो अक्यूज्ड है, जो उसकी स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड होती है अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी में, वो ऑन ओथ रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर। तो जब सेक्शन 313 का जब स्टेज कंप्लीट होता है तो कोर्ट पूछती है अक्यूज से, कोर्ट आस्क्स अक्यूज कि वुड यू लाइक टू से एनीथिंग एल्स, कि हाउ यू आर रिलेटेड टू ऑफेंस, विल यू लीड डिफेंस एविडेंस। अगर अक्यूज्ड कहता है कि हाँ वो डिफेंस एविडेंस लीड करना चाहता है, वो डिफेंस एविडेंस प्रोड्यूस करेगा,
तो फिर अक्यूज्ड को, अब अक्यूज्ड का राइट होता है डिफेंस एविडेंस प्रोड्यूस करने का, और उसी तरह से प्रोजिक्यूशन का राइट होता है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का किसी विटनेस को जो डिफेंस ने प्रोड्यूस करा है। अंडर सेक्शन 233 सीआरपीसी पर आ जाएं अब। नौ अक्यूज्ड क्या करेगा, डिफेंस एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विच ही विश टू एग्जिबिट, ऑल दोज विटनेसेस विच ही विश टू ब्रिंग टू विटनेस स्टैंड, वो लाएगा, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, उसी तरह से प्रोजिक्यूशन को भी राइट रहता है। अब जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाता है, 233 की स्टेज जब कंप्लीट हो गई, डिफेंस एविडेंस कंक्लूड हो गया, देन 234 फाइनल आर्ग्यूमेंट, एंड देन 235 डिसीजन, जजमेंट ऑफ कन्विक्शन और अक्विटल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ ट्रायल के ऊपर, जो कि वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल, वारंट केस प्रोसीजर जो है, वारंट और समन में अंतर बस इतना ही है। वारंट केस और समन्स केस कहने का मतलब है कि जिसमें 2 साल से कम की पनिशमेंट है, इन विच 2 ईयर्स से कम की इंप्रिजनमेंट है, वो समन्स केस में आ जाएंगे, और जिसमें 2 ईयर्स से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो वारंट केस में आ जाएंगे। तो अब वारंट ट्रायल अपॉन इनिशिएशन, अब वारंट ट्रायल 2 टाइप से है, अपॉन इनिशिएशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड कंप्लेंट, कंप्लेंट के ऊपर या पुलिस रिपोर्ट के ऊपर। तो जो वारंट ट्रायल पुलिस रिपोर्ट के ऊपर है वो मच कॉमन है, जैसे कि सेशंस ट्रायल में हुआ था, जैसे सेशंस ट्रायल में हमने देखा। जो कंप्लेंट केस के ऊपर जो वारंट ट्रायल है, उनमें अंडर सेक्शन 244 सीआरपीसी प्री चार्ज एविडेंस लेड किया जाएगा, एंड दिस इज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस इसलिए है क्योंकि अभी हमने देखा कि चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद एविडेंस प्रोड्यूस किया गया, बट जो कंप्लेंट के ऊपर है, जो कंप्लेंट के ऊपर वारंट ट्रायल है, जैसे कि हमने देखा था अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी 191A में जो मजिस्ट्रेट कॉग्नाइजेंस लेती है अपॉन रिसीविंग ऑन प्राइवेट कंप्लेंट, देयर आफ्टर मैजिस्ट्रेट एग्जामिन्स witnesses under section 200, if prima facie case not exist, then dismiss the complaint under section 203 CRPC, and if prima facie case exists after the examination of witnesses and going through the documents, looking at the documents, summon the accused under section 204 CRPC। तो अब वैसे वारंट ट्रायल जो कि कंप्लेंट के ऊपर हैं, उनमें प्री चार्ज एविडेंस लेड किया जाएगा। अक्यूज्ड को राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन का, इसमें भी, एंड दिस इज एक्सेप्शनल। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि ये यहां पर इसको डिस्चार्ज किया जाए या चार्ज फ्रेम किया जाए। नाउ कम टू थर्ड टाइप ऑफ, दैट इज समन्स। समन्स ट्रायल में क्या होता है, इसमें चार्ज फ्रेम नहीं होता है। जो इन समन्स केस नो चार्ज इज फ्रेम्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस इज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 251 सीआरपीसी। जो ये समन्स ट्रायल वाले जो होंगे, इनमें मैजिस्ट्रेट क्या करेगी, नोटिस फ्रेम करेगा अंडर सेक्शन 251 सीआरपीसी में। और इसमें जैसे कि प्रोजिक्यूशन एविडेंस के कंक्लूड होने के बाद सेक्शन 313 स्टेज आता था, वैसे ही समन्स ट्रायल में मैजिस्ट्रेट में इन्वोक सेक्शन 281 सीआरपीसी इंस्टेड ऑफ सेक्शन 313 सीआरपीसी। अब ये 281 सीआरपीसी क्या है, ये वैसे ही है जैसे कि सेक्शन 313 सीआरपीसी था, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, बट इसमें क्या होता है कि ये 281 सीआरपीसी उतना डिटेल्ड नहीं होता है। ये इसमें मेमोरेंडम ऑफ एक्विजिशन जो है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसकी डिटेल्स उसको एक्यूज्ड को दी जाती है। तो ये अंतर है सेक्शन 313 और सेक्शन 281 सीआरपीसी में, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो सारे सेम है ऑलमोस्ट। प्रोजिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, फाइनल आर्ग्यूमेंट एंड देन जजमेंट। और उसके बाद जो लास्ट है समरी ट्रायल, उसको आप गो थ्रू कर लें, सेक्शन 260 टू सेक्शन 265 सीआरपीसी। ये बड़ा आसान है, पेटी ऑफेंसेस के लिए है इनमें, तो उनके जो प्रोविजंस हैं आप उनको गो थ्रू कर लें, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड समरी ट्रायल। दिस इज व्हाट सेशंस ट्रायल, समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल एंड समरी ट्रायल इज। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, इसके प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अब मैं कुछ और सेक्शंस को डील कर देता हूं जो कि इन्वोक किया जाता है ड्यूरिंग ट्रायल, और ये सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज सेक्शन 311 रिकॉल ऑफ विटनेस।
प्रोसिक्यूशन या डिफेंस कोई भी एप्लीकेशन मूव कर सकता है फॉर द रिकॉल ऑफ विटनेस, और कोर्ट जनरली ये अलाउ कर देती है। इसमें क्या है कि कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज दिस पावर जुडिशियसली, नॉट आर्बिट्रेली। और ये जो एप्लीकेशन है वो अलाउ करने से बस इतना है कि ये रीट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट कर जाता है, अगर इसकी कंसिक्वेंसेस रीट्रायल है, तो उन केसेस में मैजिस्ट्रेट अलाउ नहीं करती है, कोर्ट अलाउ नहीं करती है रिकॉल ऑफ विटनेस को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 311। उसके बाद दूसरा सेक्शन है सेक्शन 91। 91 में क्या है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि नहीं है पोजेशन में, लेकिन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के लिए, जजमेंट के लिए वो डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट समन कर सकती है अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी में। नेक्स्ट इज सेक्शन 315 सीआरपीसी। अक्यूज्ड कैन बी अ विटनेस इन हिज ओन केस, एंड उसके बाद एंड लास्ट वन इज सेक्शन 319 सीआरपीसी। सेक्शन 319 सीआरपीसी ये है कि प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पर्सन, जो कि वो दूसरे व्यक्ति भी, दूसरे पर्सन भी जो कि गिल्टी हैं, ट्रायल के दौरान ऐसा लगता है कि उसके अगेंस्ट फ्रेम नहीं हुई थी चार्ज, जब ट्रायल हो रहा था तो चार्ज फ्रेम नहीं किया गया था उसके अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट, लेकिन अब ड्यूरिंग ट्रायल अब ऐसा लगता है कि नहीं, उसको भी अक्यूज्ड बनाया जाना जरूरी है। वो व्यक्ति भी जब एविडेंस जो प्रोड्यूस हुआ, जब विटनेस के गवाहों के बाद, जो एविडेंस के बाद जब ऐसा लगा कि नहीं, उसका भी अक्यूज्ड बनाया जाना जरूरी है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। दिस इज व्हाट सेक्शन 319 सीआरपीसी इज। तो इस तरह से ये ट्रायल का पूरा प्रोसेस है, जो कि मैंने ब्रीफली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी विथ माय लिटिल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।